शारिक ने करीब पड़ा हुआ थैला खोल लिया और उसमें से माचिस की डिबिया के बराबर काले रंग की एक छोटी सी डिबिया निकालकर कैमरे के फ्लैश लाइट की जगह फिट कर दी। फ्लैश लाइट उसने एक तरफ रख दी। कमरे में जुल्फी की चीजें गूंज रही थी। शारिक उस्मान और जुल्फी की तस्वीरें खींच रहा था। कैमरे पर लगाई जाने वाली वो सियाह डिबिया दरअसल इंफ्रारेड शुआओं की बैटरी थी। उसकी वजह से तस्वीरें खींचने के लिए रोशनी की जरूरत नहीं थी। तारीकी में भी तस्वीरें खींची जा सकती थी। शारिक ने 7-8 तस्वीरें खींची। आखिरी तस्वीर सबसे ज्यादा दिलचस्प थी। इंस्पेक्टर उस्मान ने जुल्फी की गर्दन पर बाजू से चोक होल्ड लगाया हुआ था। उन दोनों के चेहरे साफ नजर आ रहे थे। जुल्फी के चेहरे पर बेपनाह खौफ था। उसकी आंखें बाहर को उबली पड़ी थी, जबकि इंस्पेक्टर उस्मान के चेहरे पर जुनून और दरिंदगी के तासरात नुमायां थे। तस्वीरें खींचने के बाद शारिक छत से उतर आया। उसने कैमरा वहीं छोड़ दिया था। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो इंस्पेक्टर उस्मान जुल्फी पर ठोकरें बरसा रहा था। बस छोड़ दो इसे। शारिक उस्मान की तरफ देखते हुए बोला, ये तुम्हें कुछ नहीं बताएगा, मैं पूछ लूंगा इसे। मैंने तो पत्थरों को भी बोलने पर मजबूर कर दिया है, ये कैसे जबान नहीं खोलेगा। उस्मान ने जुल्फी को एक और ठोकर मारते हुए कहा, नहीं अब तुम छोड़ दो, मैं जबान खुलवा लूंगा इसकी। शारिक बोला। तो इंस्पेक्टर उस्मान पीछे हट गया। यह जगह वो इधर उधर देखते हुए बोला, मेरा खुफिया ठिकाना है, यहाँ टेलीफोन भी मौजूद है, तुम फोन नंबर नोट कर लो। हाजी के बारे में जैसी कोई नई बात मालूम हो इस नंबर पर रिंग कर देना, मुझे फौरन इतला हो जाएगी। उस्मान ने नंबर नोट कर लिया और उसके थोड़ी देर बाद वो रुक से तो गया। शारिक छत पर जाकर कैमरा ले आया। उसने कैमरे में से रील निकाल कर जेब में डाल दी और पप्पू की तरफ देखते हुए बोला, जानती हो जुल्फी नजले की पेटी के बारे में जबान क्यों नहीं खोली? नहीं, पप्पू ने नफी में सारी लाया, इसलिए कि असले की किसी पेटी का वजूद ही नहीं है। शारिक मुस्कुरा दिया। ये सारा ड्रामा इंस्पेक्टर उस्मान को फांसने के लिए रचाया गया है। अब वो मेरी मुट्ठी में है और वही करेगा जो मैं कहूंगा। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर जफरी की तरफ देखते हुए बोला, जुल्फी की गर्दन मरोड़कर उसकी लाश गड़ी शाह के किसी इलाके में किसी जगह फेंक दो। अखबारात चीख उठे थे। चंद माह के सुकून के बाद शहर में कतरो गारत का जो एक नया सिलसिला शुरू हुआ था, उसमें पूरे शहर में खौफ व हिरास की एक नई लहर दौड़ा दी थी। सनसनीखेज खबरें शाये करने के साथ ही अखबारात बड़े लंबे चौड़े इदारिये लिख रहे थे, जिनमें सारा जोर अल्फाजी पर था। उन इदारियों में हुक्मरानों और कानून के मुहाफिजों को बुर्द इल्जाम ठहरा कर गोया अखबारात अपनी जिम्मेदारियों से ओहदा बरा हो चुके थे। सियासतदानों को अपनी दुकान चमकाने का मौका मिल गया। वो भी रोजाना हुक्मरानों और कानून के मुहाफिजों के खिलाफ लंबे चौड़े बयानात दे रहे थे। अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। लोग एहतजाज करने के लिए सड़कों पर निकल आए। गवर्नर हाउस और चीफ मिनिस्टर हाउस के सामने लोगों के एहतजाजी मुजाहरे रोज का मामूल बन चुका था। सब लोग जान चुके थे कि शहर में होने वाली ये कत्लो गारत दो जराइम पेशा गिरोहों के तसादुम का नतीजा है। सब लोग जान चुके थे कि शहर में होने वाली ये कत्लो गारत दो जराइम पेशा गिरोहों के तसादुम का नतीजा है। अखबारात में शारिक और समीना की गिरफ्तारी के लिए 20-20 लाख रुपए का इनाम इश्तिहार छपा था। उन दोनों को मफरूर करार दिया गया, लेकिन हाजी अफजाल मफरूर नहीं था। वो भी कत्लो गारत में मुलव्वस था और लोग मुतालबा कर रहे थे कि हाजी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता। सब लोग जानते थे कि असम्बलियों में हाजी के आदमी मौजूद हैं जो उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। अवाम के एक मुतालबा ये भी था कि उन लोगों की असम्बलियों की रुकनीयत मुअत्तल कर दी जाए, लेकिन उन हुक्मरानों पर इन अवामी मुतालबों का कोई असर नहीं था। उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती थी। उसके बरक्स हाजी की हिफाजत के लिए सरकारी तौर पर 1 दर्जन मुआफिज फराहम कर दिए गए थे। गरीबतरीन हथियारों से लैस 1 दर्जन पुलिस वालों में से 6 तो उसकी दारोगा वाली कोठी पर तैनात थे और 6 24 घंटे हाजी के साथ रहते थे। हुकूमत की तरफ से हाजी को मुआफिज फराहम करने वाली खबर ने जल्दी पर तेल का काम किया। लोग एक बार फिर सड़कों पर निकल आए। हजारों लोगों ने चीफ मिनिस्टर हाउस पर हल्ला बोल दिया। उनका मुतालबा था कि मुआफिजों को हटाकर हाजी को गिरफ्तार किया जाए। उस मुजाहिरे का नतीजा ये हुआ कि मुआफिज तो हटा दिए गए, लेकिन हाजी को गिरफ्तार नहीं किया गया। शारिक भी अखबारात में सब कुछ पढ़ता रहा। वो अच्छी तरह जानता था कि हुकूमत हाजी को गिरफ्तार नहीं करेगी, क्योंकि उसकी जड़ें बहुत मजबूत थी और इसने अपने तौर पर हाजी की जड़ों को खोखला करना शुरू कर दिया था। इसे यकीन था कि एक न एक दिन हाजी उसके कदमों में गिर पड़ेगा या यह मुल्क छोड़कर भाग जाएगा। दूसरा रास्ता इख्तियार करने की सूरत में शारिक ने यह तय कर रखा था कि वो दुनिया के आखिरी कोने तक उसका पीछा करेगा और कहीं भी चैन से बैठने नहीं देगा। ये शारिक की खुशकिस्मती थी कि इंस्पेक्टर उस्मान जैसा शख्स हाजी से अपना इंतकाम लेने के लिए उसके जाल में फंस गया था। इंस्पेक्टर उस्मान का भी शुमार उन लोगों में होता था जो हाजी जैसे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते थे। ये लोग कानून की वर्दी पहनकर अपने आप को कानून से बालातर समझने लगते हैं। इन लोगों का पुलिस में आने का मकसद ये होता है कि नाजायज दौलत समेटी जाए। इंस्पेक्टर उस्मान ने भी यही सब कुछ किया था। उसने अपनी बीवी और दूसरे लोगों के नाम बड़ी जायदादें बनाई थी। उसके अपने नाम पर 5 मरले का सिर्फ वो मकान था जो उसे बाप की तरफ से विरासत में मिला था। अफगानिस्तान जाने से पहले शारिक की जब पुलिस की आंख में चोली रहती तो उसका वास्ता इंस्पेक्टर उस्मान से भी पड़ा था।
उस्मान उन दिनों मदंग थाने का इंचार्ज था और शारिक अपना मदंग वाला अड्डा चलाने के लिए उसे 8 महीने लाखों रुपए का भत्ता दिया करता था। उसी दौर में शारिक ने उसके खिलाफ कुछ मालूमात जमा की थी जिनमें उसकी जायदाद की तफसील भी शामिल थी। उस जायदाद में गुलबर्ग में वाक़ एक बहुत बड़ी कोठी उसकी बेटी के नाम पर थी। उसी इलाके में एक और कोठी उसकी दूसरी बेटी के नाम थी। एक बेटा ट्रांसपोर्टर था। न सिर्फ शहर के कई रूट्स पर उसकी वैगनें चल रही थी बल्कि 4-5 लग्जरी बसें लाहौर से पेशावर के रूट्स पर भी चल रही थी। दूसरा बेटा अमेरिका की यूनिवर्सिटी में आला तालीम हासिल कर रहा था। शायर ने ये तमाम मालूमात इसलिए जमा की थी कि किसी न किसी मौके पर उसके काम आएगी, लेकिन इसी दौरान उसे हाजी के कहने पर अफगानिस्तान जाना पड़ा और वापस आने पर इंकशाफ हुआ कि इंस्पेक्टर उस्मान को हाजी की गिरफ्तारी के लिए छापा मारने के जुर्म में मुकदमे से बरतरफ कर दिया गया था। शायद अच्छी तरह जानता था कि उस्मान ने ये छापा बेग नीति की बिना पर हाजी को गिरफ्तार करने के लिए नहीं मारा था, बल्कि इसका मकसद कुछ और था। हाजी के आदमियों ने शारिक के मदंग वाले अड्डे पर जाकर राजा को मारा पीटा था और इस इंस्पेक्टर उस्मान हाजी से कुछ वसूल करना चाहता था, लेकिन हाजी ने उसकी पुलिस मुलाजमत से छुट्टी करवा दी और अब वो हाजी से इंतकाम लेने के लिए शारिक के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहता था। और शारिक ने ऐसा जाल फैलाया था कि वो बड़ी आसानी से उसमें फंस गया और अब जिंदगी भर उस जाल से निकल नहीं सकता था। दूसरे रोज अखबारात में जुल्फी के कत्ल की खबर भी शाये हुई। उसके साथ ही मजीदे का बयान भी था जिसमें शारिक उस कत्ल का जिम्मेदार करार दिया गया। मजीदे के बयान के मुताबिक गुज़िश्ता रात 9 बजे के करीब शारिक की आदमी जुल्फी को दुकान से असले के जोर पर अगवा करके ले गए थे और फिर सुबह उसकी लाश मिली थी। पुलिस के जराये के मुताबिक जुल्फी को पहले तशद्दुद का निशाना बनाया गया, फिर उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई थी जिससे उसकी मौत वाक़ई हुई। पुलिस ने शारिक के खाते में कत्ल का एक और केस दर्ज कर लिया। सुबह 9 बजे के करीब शारिक घर पर ही था कि कदीर का फोन आ गया। खैरियत, कोई खास बात? शारिक ने पूछा। इंस्पेक्टर उस्मान का फोन आया था, कदीर ने बताया। वो तुमसे मिलना चाहता है, 1 घंटे में यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसे डैना इंतजार करे, मैं भी 11 बजे तक पहुंच जाऊंगा। शारिक ने कहते हुए फोन बंद कर दिया और अपने कमरे में आ गया। आधे घंटे बाद वो कोठी से निकला तो रिक्शे से रिक्शा ड्राइवर ही लग रहा था। रिक्शा कोठी के गेट के बाहर खड़ा था। वो रिक्शा स्टार्ट करके जैसे एक गली के मोड़ पर पहुंचा, 2 औरतों ने उसे रुकने का इशारा किया। कहाँ जाना है आपा जी? शारिक ने रिक्शा रोक कर पूछा। उनमें एक अधेड़ उम्र थी और दूसरी की उम्र 18-19 साल नहीं होगी। वो दोनों माँ बेटी थी क्योंकि दोनों की शक्लों में बड़ी हद तक मुशाबिह थी। मुदंग जाना है बेटा, अधेड़ उम्र औरत ने कहा। शारिक ने गर्दन हिलाकर उन्हें बैठने का इशारा किया। उनके बैठते ही वो रिक्शे को हरकत में ले आया। उसने मीटर भी डाउन कर दिया। शारिक ने उस वक्त मदंगी जा रहा था। अगर उन औरतों ने कहीं और जाना होता तो उन्हें बिठाने से इनकार कर देता। उन औरतों ने मदंग चौक पर ही रिक्शा रुकवा लिया। अधेड़ उम्र औरत ने झुककर मीटर देखा और पर्स में से 100 का नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। मेरे पास खुले नहीं है, शारिक ने कहा। आप वो सामने मेरी दुकान से पैसे खुले करवा लें, मैं रिक्शा मोड़ दूं। वो दोनों औरतें दुकान की तरफ चली गईं और शारिक ने रिक्शा आगे बढ़ा दिया। चंद कदम आगे जाकर उसने रिक्शा एक गली में मोड़ दिया। उस औरत के पास खुले हुए पैसे होते तो शायद वो ले लेता, लेकिन 100 के नोट के चक्कर में उसने पैसों का इंतजार नहीं किया। शारिक गुज़िश्ता रात घर जाने से पहले यहाँ आया था। एक गली में उसने फोटोग्राफर की दुकान के सामने रिक्शा रोक लिया। उस गली में चंद ही दुकानें थी जो रहायशी मकानों के ज़ेरी हिस्सों में खोली गई थी। उन्हीं में एक दुकान मकसूद फोटोग्राफर की भी थी। यह मकान भी उसी का था। ऊपर के हिस्से में उसकी रिहाइश थी और नीचे उसने दुकान खोली हुई थी। मकसूद से शारिक की मुलाकात उस वक्त हुई जब यहाँ छांगे का राज था। छांगे के बाद शारिक ने उसकी गद्दी संभाल ली। उस दौर में बाइल के इलाके से आए हुए 2-3 गुंडों ने किसी बात पर मकसूद की ना सिर्फ पिटाई कर दी थी बल्कि इसकी दुकान पर तोड़ फोड़ भी की थी। इसका हजारों रुपए का नुकसान हुआ था। मकसूद फरियाद लेकर शारिक के पास आया। निशानदेही होने पर शारिक ने उसी रोज गुंडों को पकड़ दिया था। वो गुंडे नहीं बल्कि उठाईगीर उचक्के और सिनेमा में टिकट ब्लैक करने वाले थे। वो तो गुंडागर्दी के आदाब से भी वाकिफ नहीं थे। शरीफ आदमियों के साथ मुंहमारी करके अपने आप को गुंडे समझने लगे थे। शारिक ने उन्हें पीट कर रख दिया और फिर उन्हें मकसूद के पास ले आया। उन्होंने ना सिर्फ मकसूद के पैरों पर गिरकर माफी मांगी थी बल्कि इसका नुकसान भी पूरा कर दिया था। गुज़िश्ता रात इंस्पेक्टर उस्मान और जुल्फी की जो तस्वीरें खींची गई थी वो रील रात को ही शारिक में मकसूद के हवाले कर दी थी। रील देते वक्त शारिक ने सिर्फ एक जुमला कहा था, इसका राज सिर्फ तुम तक ही रहना चाहिए। वैसे भी शारिक को यकीन था कि मकसूद इन तस्वीरों के बारे में किसी को बताने की हमाकत नहीं करेगा। शारिक ने जब दुकान के सामने रिक्शा रोका था वहां एक आदमी भी बैठा हुआ था। उसकी तरफ देखकर शारिक को यह अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि उसका ताल्लुक पुलिस से है। उसे देखकर शारिक ठिठका कि कहीं मकसूद कोई चाल तो नहीं चल रहा, लेकिन शारिक ने इस चाल को जहन से झटक दिया। मकसूद ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकता था जिसे उसे बाद में पछताना पड़े। शारिक रिक्शे से उतरकर जब दुकान के दरवाजे में दाखिल हुआ तो ठीक उसी वक्त मकसूद एक 9 उम्र लड़की के साथ स्टूडियो के दरवाजे से बरामद हुआ।
उस पुलिस वाले की मौजूदगी में शारक को देखकर मकसूद पर कुछ घबराहट सी तारी हो गई। वो शारक की तरफ देखते हुए जल्दी से बोला, अरे भाई, तुम्हारी वो तस्वीर ठीक से नहीं खींची गई थी, अंदर चलकर बैठो, दोबारा खींचनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि 2 दिन और देर हो जाएगी। शारक बुड़बुड़ाया, मुझे रिक्शे का लाइसेंस बनवाना है यार, रोज चालान हो जाता है। तुम अंदर चलकर बैठो, अभी तस्वीर खींच लेता हूँ, जो पल तुम्हें मिल जाएगी। मकसूद ने अंदरूनी दरवाजे की तरफ इशारा किया। शारक स्टूडियो वाले कमरे में आ गया। मकसूद तकरीबन 5 मिनट बाद अंदर आया। उसने दरवाजा बंद कर दिया। ये हेड कांस्टेबल था जो चंद रोज पहले ही ट्रांसफर होकर इस थाने में आया था। मकसूद ने कहा तो उसका लहजा सरगोशियाना था। बैटरी के दाखिले जा रहे हैं कि अपनी बेटी की तस्वीरें खिंचवाने आया था। मैं तुम्हारी बात समझ गया था। शारक मुस्कुराया, तस्वीरें तैयार होगी, हाँ मेरे साथ आओ। मकसूद ने डार्क रूम का मुकफ्फल दरवाजा खोला और इशारा करते हुए अंदर दाखिल हो गया। शारक भी उसके पीछे अंदर दाखिल हुआ। मकसूद ने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और मुकफ्फल दरवाजा खोलकर एक लिफाफा निकालकर शारक की तरफ बढ़ा दिया। नेगेटिव भी इसी में मौजूद है। ये तस्वीरें तो ऐसी हैं कि साबका पुलिस इंस्पेक्टर उस्मान को बिला रुकावट फांसी के तख्ते पर पहुंचा सकती हैं। आज सुबह ही तो सानवी के कत्ल की खबर अखबारों में शाये हुई। शारक ने लिफाफे में से तस्वीरें निकाल ली और ये करके देखने लगा। तमाम तस्वीरें साफ थी। 2 तस्वीरें तो बहुत ही साफ थी, जिसमें उस्मान ने जुल्फी की गर्दन दबोची हुई थी। दोनों की चेहरे भी साफ नजर आ रहे थे। ये तस्वीर, मकसूद ने उसके हाथ में वो तस्वीर देखकर कहा, यह तस्वीर तो इंस्पेक्टर उस्मान को सीधा फांसी के तख्ते पर पहुंचा देगी। अभी उसे फांसी के तख्ते पर नहीं पहुंचाना। शारक ने तस्वीर लिफाफे में रख ली और जेब से 5 रुपए का एक नोट निकालकर उसके हाथ में थमा दिया। इन तस्वीरों के बारे में तुम्हारी जबान बंद रहेगी, फिक्र मत करो शारक बाबू, ये रात मेरे सीने में दफन रहेगा, मकसूद ने कहा और डार्क रूम का दरवाजा खोल दिया। शारक ने लिफाफा जेब में रख लिया और डार्क रूम से निकलकर स्टूडियो रूम और फिर दुकान के बैरूनी हिस्से में आ गया। इस दौरान दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आया। शारक दुकान से निकलकर रिक्शे में बैठा और अचरे की तरफ रवाना हो गया। सड़कों पर उस रोज भी चेकिंग हो रही थी, लेकिन शारक को रिक्शा ड्राइवरी का फायदा ये हुआ कि उसे कहीं नहीं रोका गया था। वो जब कदीर के डेरे पर पहुंचा तो इंस्पेक्टर उस्मान को बड़ी बेताबी से अपना मुंतजिर पाया। क्या बात है इंस्पेक्टर? शारक ने हाथ मिलाते हुए सवारी का निगाहों से उसकी तरफ देखा। कोई खास इतरा जिसके लिए तुम्हें खुद ही यहाँ आना पड़ा? इतला कोई नहीं, लेकिन ये कैसे मरा? इंस्पेक्टर उस्मान ने हाथ में पकड़ा हुआ अखबार उसके सामने फैला दिया। उसके लहजे में झुंझलाहट सी। इसकी मौत आई हुई थी, वो मर गया। शारक ने लापरवाही से जवाब दिया, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि जुल्फी कमजोर आदमी है, खास जरा हल्का रखना। लेकिन मैं जब यहाँ से गया था तो वो तो जिंदा था और ठीक ठाक था। इंस्पेक्टर उस्मान ने कहा, अगर तुम ये कहना चाहते हो कि मेरे हाथों मारा गया तो ये गलत है। इसका फैसला तो तुम खुद ही कर लो। शारक ने लिफाफे में से तस्वीरें निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दी। अखबार में लिखा है कि जुल्फी की मौत गर्दन की हड्डी टूटने की वजह से हुई है। इसमें एक तस्वीर ऐसी भी है जो डॉक्टरों की इस बयान की तस्दीक करती है। उस्मान जैसे जैसे तस्वीरें देख रहा था उसके चेहरे के तासरात बदलते जा रहे थे। वो तस्वीर सामने आई तो उसका चेहरा एकदम स्या पड़ गया। ये बकवास है, मैंने उसे कत्ल नहीं किया। इंस्पेक्टर उस्मान चीखा। उसने गुस्से में तमाम तस्वीरें एक तरफ फेंक दी थी। यह तस्वीरें जिस हकीकत को बयान कर रही हैं तुम उससे इनकार नहीं कर सकते। शारक ने जवाब दिया। तुम बहुत चालाक बन रहे थे इंस्पेक्टर। वो बात जारी रखते हुए कहने लगा, हाजी से अपना इंतकाम लेने के लिए तुमने मुझे आगे करना चाहा। तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूं मैं। मुझे वो वक्त भी याद है जब तुम मुझसे लाखों रुपए महीने का भत्ता लेने के बावजूद आए दिन मुझे बंद कर देने की धमकियां दिया करते थे। तुम एक मामूली से इंस्पेक्टर हो। तुम्हारी तनख्वाह में तो एक शरीफ और दयानतबार शख्स के घर का महीने का खर्च भी पूरा नहीं होता, लेकिन तुमने जो जायदादें बना रखी हैं उसकी मालियत करोड़ों से भी ज्यादा है। शारक एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर उसको जायदाद का हिसाब गिनवाने लगा और फिर बात जारी रखते हुए बोला, मैं तुम्हारी जायदाद का ये इरादो शुमार हुकूमत को फराहम करने वाला था, लेकिन इत्तफाक से तुम खुद ही मेरे पास आ गए और मुझे हाजी के खिलाफ आलाकार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि अदालत से मुलाजमत बहाल हो जाने के बाद तुम हाजी से अपनी दुश्मनी भूल जाते, उसे माफी मांग लेते और मुझे सलाखों के पीछे पहुंचाने की कोशिश शुरू कर देते। लेकिन मैं भी कच्ची गोड़ियां नहीं खेला। मैंने ऐसा पक्का बंदोबस्त कर लिया कि अगर तुम्हारी इंस्पेक्टरी बहाल हो भी जाए तो तुम मेरे खिलाफ कोई कदम ना उठा सको। इंस्पेक्टर उस्मान की हालत गैर हो रही थी। शारक से अपनी जायदाद की तफसील सुनकर उसका दिमाग घूम गया। लेकिन मैंने जुल्फी को कत्ल नहीं किया, वो चीखा। इससे क्या फर्क पड़ता है? शारक मुस्कुराया। जुल्फी को कत्ल किसी ने भी किया हो, इस तस्वीर को तो कोई नहीं जुटला सकता। तुमने मेरे साथ धोखा किया है। इंस्पेक्टर उस्मान चीखा। सब कुछ मैंने सिर्फ इसलिए किया कि तुम मेरे साथ ताउन करते रहो। हमारी दोस्ती की कोई बुनियाद तो होनी चाहिए। इन तस्वीरों ही को बुनियाद समझ लो। मुझे यकीन है कि जब तक मेरे पास उन तस्वीरों के नेगेटिव मौजूद हैं उस वक्त तक तुम दोस्ती निभाते रहोगे। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन अगर तुमने किसी मौके पर मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश की तो तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। शारक। इंस्पेक्टर उस्मान के मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया।
उसकी समझ में शायद ये बात आ गई थी कि चीखने चिल्लाने का फायदा नहीं होगा। मैं तो बगैर किसी वजह के तुम्हारे साथ ताउन करना चाहता था, लेकिन तुमने वो ताउन तुम अपने मकसद के लिए कर रहे थे। शारिक ने उसकी बात काट दी। तुम्हारा मकसद पूरा हो जाता तो तुम अलग हो जाते। मैंने पेशबंदी की है, अब अगर तुम्हारी मुलाजमत बहाल हो भी गई तो मुझे परेशानी नहीं होगी। और एक बात और भी तुम्हें बता दूं। वो कुछ लम्हे को खामोश हुआ, फिर उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, मैं तुमसे जो भी काम लूंगा उसका मुआवजा दूंगा। इस मौके पर इंस्पेक्टर उस्मान ने कुछ कहना चाहा, मगर शारिक ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। जानता हूं कि तुम्हारे पास बहुत दौलत है, लेकिन यह भी जानता हूं कि तुम जैसे लोगों की हवस कम नहीं होती। मैं तुम्हें जो मुआवजा दूंगा वो तुम्हारे तसव्वुर से भी कहीं ही ज्यादा होगा। ठीक है, इंस्पेक्टर उस्मान ने तेरा सांस लेते हुए कहा, क्या चाहते हो? सबसे पहले तो यही कंफर्म करना है कि हाजी का माल कराची से लाहौर कब पहुंच रहा है और यहाँ से आगे तब जाएगा। शारिक बोला, उसका माल आजकल में लाहौर पहुंचने वाला है, मैं तुम्हें इतला कर दूंगा। इंस्पेक्टर उस्मान ने जवाब दिया, इतना तुम इसी फोन नंबर पर दोगे, मुझे फौरन खबर हो जाएगी। एक बात और, शारिक ने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। पुलिस या किसी गैर मुतल्लिका आदमी को इस डेरे का पता नहीं चलना चाहिए। अगर मैंने किसी मशकूक आदमी को आसपास भी मुडलाते देख लिया तो मैं अपने वादे पर कायम नहीं रह सकूंगा। अब तुम जा सकती हो, बार बार यहाँ आने की जरूरत नहीं, सिर्फ फोन पर राब्ता रखो। इंस्पेक्टर उस्मान चलने में खूनवार नजरों से उसकी तरफ देखता रहा, फिर तेजी से घूमकर बाहर निकल गया। तुमने तो कमाल ही कर दिया शारिक बाऊ, जफरी ने जमीन पर बिखरी हुई तस्वीरें उठाते हुए कहा। ये तस्वीरें तुमने कब खींची? हमें तो पता भी नहीं चला। अगर मैं ये तस्वीरें ना खींचता तो इस वक्त सूरत मुख्तलिफ होती, शारिक ने कहा। बहरहाल अब हमारे काम में आसानी हो जाएगी। इंस्पेक्टर उस्मान से हमें न सिर्फ हाजी बल्कि दूसरे लोगों के बारे में भी मुफीद इतलात मिलती रहेंगी। तुमने एक गलती कर दी शारिक बाऊ, पप्पू बोला। वो क्या? शारिक ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। जुल्फी की बजाय मजीदे को उठाना चाहिए था, पप्पू ने कहा। नहीं, शारिक ने नफी में सारी लाया। किसी को सदा देने का मेरा नजरिया दूसरों से मुख्तलिफ है। सदा का मकसद ये होता है कि वो शख्स इबरत हासिल करे और आइंदा मोहतात रहे। अगर उसे मौत के घाट उतार दिया जाए तो सदा का मकसद खत्म हो जाता है। उसकी जिंदगी ही खत्म होगी तो सदा कैसी? मरने के बाद उसकी निजात होगी। सदा तो वो है कि वह जिंदा रहे और सजा भुगते, तकलीफ उठाए और उस जुर्म को याद करे जिसके इवज उसे सजा मिली है। शारिक चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, यह है मेरा सजा देने का नजरिया। मैं हाजी को सजा देना चाहता हूँ। अगर उसे कत्ल कर दूं तो इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा, लेकिन मैं उसे जिंदा रखकर सजा देना चाहता हूँ। उसके 2 रिश्तेदारों को कत्ल कर दिया, उसका दुख हाजी भुगत रहा है। उसकी कोठी को आग लगा दी, हाजी नुकसान पर तिलमिला रहा है। उसे पता चल रहा है कि उसे किसी बात की सजा मिल रही है। यही कोई सूरत मजीदे की है। अगर मजीदे को मार दिया जाता तो क्या होता? कुछ भी नहीं, लेकिन उसके एक बंदे को अगले जाम पहुंचा दिया। यह मजीदे के लिए सजा है। वो खौफजदा हो गया है। उसे ये खौफ है कि कहीं उसे भी कत्ल ना कर दिया जाए। वो इसी खौफ से छुपता फिरेगा और यही खौफ उसके लिए सजा है। तुम्हारा सजा की ये फलसफा अपने पल्ले नहीं पड़ा, लेकिन शायद तुम भी की कहते हो। जफरी ने कंधे उचकाई। इसमें पल्ले ना पड़ने वाली क्या बात है? शारिक बोला। एक मेरी मिसाल ले लो। हाजी मुझे सजा देना चाहता था। उसने पहले मेरी माँ और बहन को नुकसान पहुंचाया, मुझे तकलीफ पहुंची। फिर मेरे बचपन के दोस्त सोहेल को कत्ल कर दिया। सोहेल तो इस दुनिया से रुखसत हो गया, लेकिन सजा मैं भुगत रहा हूँ। उसके दुख में तड़प रहा हूँ। ये तो तुम वाकई ठीक कह रहे हो शारिक बाऊ, जफरी ने कहा। अच्छा, बहस खत्म, शारिक मुकते हुए बोला। उसने जफरी की हाथ से तस्वीरें ले ली। अब मैं घर चलता हूँ। तुम में से एक आदमी हर वक्त यहाँ मौजूद रहेगा। जब भी इंस्पेक्टर उस्मान की तरफ से कोई पैगाम मिले मुझे फौरी तौर पर इतला दे दी जाए। और कदीर तुम। वो कदीर की तरफ मुड़ गया। अपने रिक्शे पर गड़ी चाऊ में मजीदे के अड्डे के आसपास चक्कर लगाते रहना। अगर उसके बारे में कोई बात मालूम हो तो मुझे बता देना। ठीक है शारिक बाऊ, मैं सुबह उधर का चक्कर लगाऊंगा, कदीर ने जवाब दिया। शारिक डेरे से बाहर आ गया। कुछ देर बाद उसका रिक्शा मेन रोड पर हल्की रफ्तार से जा रहा था। उसने जैसे गुलबर्ग की तरफ जाने वाली सड़क पर मुड़ना चाहा, 2 पुलिस वालों ने उसे रोक लिया। उन दोनों के हाथों में राइफलें थी। क्या बात है संतरी बादशाह? शारिक ने बारी बारी दोनों की तरफ देखा। खाली गा रहे हो? हमें भी बिठा दो, नहर पर फुवारे के पास छोड़ देना, एक पुलिस वाले ने जवाब दिया। और वो दोनों रिक्शे में बैठ गए। आज इस शहर में बड़ी अफरा तफरी मची हुई है। रोज 1-2 कत्ल हो रहे हैं, अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया। शारिक ने पीछे मुड़कर देखते हुए कहा। कोई पकड़ा कैसे जाए? एक पुलिस वाले ने जवाब दिया। 2 पार्टियों का टकराव हो रहा है। एक पार्टी हाजी की है और हाजी ऐसा शख्स है कि हुकूमत उस पर हाथ डालते हुए डरती है। दूसरी पार्टी शारिक की है। हुकूमत अपना सारा जोर शारिक की गिरफ्तारी पर लगा रही है, लेकिन वो तो एक छलावा है, अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। और उसके साथ एक लड़की भी है, क्या नाम है उसका? दूसरा पुलिस वाला बोला। समीना, पहले वाले ने जवाब दिया। वो भी हवा बनी हुई है। हाजी की जमानाबाद वाली कोठी में उसने आग लगाई थी और हाजी के साले को भी वही उठाकर ले गई थी।
उस वक्त शारिक भी उसके साथ था। उसके बाद भी उन्होंने कार्रवाइयां की हैं, लेकिन वो दोनों पकड़ाई नहीं दे रहे। कल जो कत्ल हुआ है वो किस खाते में डाला गया है, शारिक ने पूछा। वो भी शारिक के खाते में ही है, दूसरे ने कहा। वो कड़ी शाह वाले मजीदे का मंदा था। लगता है आज ही के साथ मजीदा भी शारिक के खिलाफ मैदान में आ गया है। आज शाम को पुलिस ने शमीना के बाप को भी पकड़ दिया था। पहले पुलिस वाले ने कहा। मुंह भी अपनी बेटी के बारे में कुछ नहीं बता सका। शारिक चौंक गया। तो ये थी आज की स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें।